नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और आपको मालूम है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे कई सारी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आपको मालूम है कि महागठबंधन से कई सारे ऐसे नेता हैं जो बागी हो गए हैं। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये नेता मिलकर राजद और कांग्रेस को बड़ा झटका दे देंगे? क्या ये बागी नेता मिलकर लालू तेजस्वी को हरा देंगे? तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत आपको भी शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा रवि जी कि कई सारे ऐसे नेता हैं अब जो महागठबंधन से बागी हो गए हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उन नेताओं का नाम क्या है जिन्होंने ताल ठोक कर बोल दिया है कि चुनाव तो हम लड़कर ही रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ा नाम और मजबूत नाम जो कि इम्पैक्ट डाल सकता है पूरे हर लोकसभा क्षेत्र में, 40 के 40 लोकसभा क्षेत्र में, इंडिया ब्लॉक में, महागठबंधन में कहीं ना कहीं बड़ा झटका आपको देता हुआ दिखाई पड़ेगा। वह है मरहूम सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब। हिना साहब, बिल्कुल मजबूत नाम जी। सिवान से खुद वह निर्दलीय, हाँ निर्दलीय वो है मैदान में। अब उसके बाद आइए पूर्णिया, पप्पू यादव में एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, हॉट टॉपिक इस वक्त बिहार के। और उसके अलावा समरीन हर लोकसभा से क्षेत्र में, हर असेंबली सेगमेंट में यादवों में उनकी अपनी पकड़ है, अपनी मजबूती पकड़ है। और उसके अलावा अन्य अदर देन दूसरी जातियों में भी पप्पू यादव के समर्थक बड़ी संख्या, बड़ी तादाद में है। इसमें भी आप इफ बट नहीं है। ये हो गई बात। उसके बाद आइए अब नवादा में भी यादव में ही एक बड़ा नाम, राजबल्लभ यादव, जो नवादा के माने नवादा में समझिए तूती बोलती है राजबल्लभ यादव, और उनकी पत्नी भी अभी सिटिंग एमएलए हैं। उनके भतीजा अशोक यादव भी लोकल बॉडी से एमएलसी हैं। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि उनके भाई विनोद यादव का, राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव का नवादा लोकसभा क्षेत्र से ताल ठोंकना, चुनावी मैदान में उतरना निर्दलीय, वह भी एक कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज है जो लालू तेजस्वी की टेंशन बढ़ा सकता, निश्चित रूप से बने। अब इसको हम और बताएंगे आपको। उसके बाद चलिए अब आइए अररिया। वहां पर कौन है? वहां पर मरहूम सांसद तस्लीमुद्दीन, जो सीमांचल के इलाके में एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, और उनसे बड़ा चेहरा सीमांचल में अगर आप मुस्लिम चेहरा देखिए या ऐसे देखिए तो तस्लीमुद्दीन से बड़ा कोई चेहरा नहीं था। तो वो उनके बेटे हैं, उनके बेटे वहाँ से आपको शाहनवाज आलम जो एमएलए हैं वो, और उनके एक छोटे बेटे एक और सरफराज आलम जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। बाई इलेक्शन में उन्होंने जो सिटिंग एमपी है भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप सिंह, उनको हराया था वहाँ से। तो यह दो भाइयों में से वहाँ पर टसल है वहाँ पर। जी। तो वो एक आपको। उसके बाद चलिए कटिहार में वहाँ पर अशफाक करीम भी एक चेहरा है। अशफाक करीम जो सो मुस्लिम के बड़ा चेहरा, और हाल तक, अभी हाल कहने का मतलब अभी कहें 1 महीना पहले तक, 10 दिन पहले तक वो राज्यसभा सांसद थे आरजेडी के कोटे से, और अब जो है सो वह ताल ठोकते हुए कटिहार में चले आ रहे हैं। तो ऐसे कई चेहरे हो गए आपको, मतलब 5 चेहरे तो हम लोगों ने हाथ पे गिना दिए। वही कर रहे हैं, नवादा हो गया, पूर्णिया हो गया, सिवान हो गया, अररिया हो गया, सिवान बिल्कुल। और उसके तो ये सब सीट तो आपको 5 सीट तो दिखाई पड़ रहा है कि आपको एकदम बहुत बड़ा झटका आपको कहीं ना कहीं महागठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को लगने वाला है। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसका इम्पैक्ट अदर देन अन्य जो आपका जो लोकसभा क्षेत्र है इंडिया ब्लॉक में, उसमें भी आपको असर दिखाई पड़ेगा। इसमें आप नवादा में यदि राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव लड़ रहे हैं तो वो साथ में जोल्ट दे देंगे। साथ में आप नालंदा भी चले आइए, उधर चले जाइए, मुंगेर चले जाइए, उधर तो सारा एक दूसरे से, बेगूसराय चले जाइए, वो सब उसमें इम्पैक्ट है उनका। बिल्कुल। इसी तरह से पप्पू यादव लड़ रहे हैं तो पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, उस सब में उनका, सीमांचल, सुपौल, सब में उनका इम्पैक्ट है। तो वो जो है सो वहाँ कहीं ना कहीं आपको एक
बड़ा झटका दिखाई पड़ेगा। उसी तरह से आप देखिए हिना साहब, हिना साहब, जी, जी, जी। हिना साहब का खड़ा होना ही अंडर करंट होता है, अंडर करंट, उनको बोलने का अब आवश्यकता। तो हिना साहब लगातार भ्रमण कर रही हैं, यानी कि 2019 में इतनी एक्टिव नहीं थी हिना साहब जितनी एक्टिव इस बार देखिए, दिख रही इस बार एक्टिव होने का उनका दूसरा कारण है, जितनी उम्मीद थी आरजेडी से कि मोहम्मद मरहूम शहाबुद्दीन के गुजरने के बाद जो उनको वक़्त माने दिया जाएगा, जो उनको वेटेज मिलेगा, जो उनका इम्पोर्टेंस होगा, वह नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं यह उम्मीद जितनी पाल रखी थी वह उनसे सब पे पानी फिर गया। तो ऐसे में अब वो खुल करके बोल रही हैं कि इग्नोर किया है कि साहब माने मोहम्मद शहाबुद्दीन की बात, साहब ने जितना किया आरजेडी के लिए, आरजेडी ने कुछ नहीं किया बिल्कुल। और वो ठगा महसूस कर रही हैं वो, क्योंकि तमाम कार्यक्रम, तमाम किसी चीज में आरजेडी की ओर से वहां उनके, तो ऐसे में उनके चाहने वाले, उनके जो भी हैं करीबी हैं, तो सिवान के लोगों ने भी इस बार ठान लिया है कि जो हो देखा जाएगा, डू एंड डाई करेंगे और उसका इम्पैक्ट अगल बगल के इलेक्शन में आपको चुनाव में दिखाई पड़ेगा। और उसका एग्जाम्पल तो हिना साहब ने पहले ही गोपालगंज में जब महागठबंधन साथ में था तो उस समय उपचुनाव हुआ था असेंबली का, तो उसमें हिना साहब का साइलेंट होना ही बड़ा मैसेज था और उसका परिणाम भी सामने आ गया सामने था कि गोपालगंज की सीट लूज कर गए आप। तो यह सब होगा समरीन, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कटिहार में देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर को भी वहां पर अशफाक करीम से चुनौती मिलेगी। अब चुनौती कैसे मिलेगी? वो आपको दाल चावल खिलाएंगे और इधर चलेगा मुर्ग मुसल्लम अशफाक करीम का, तो स्वभावत ऑब्वियस है कि मुर्ग मुसल्लम में ज्यादा लोग की भीड़ रहेगी। तो यह सब कुछ आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक एक करके हम जिक्र करेंगे सबका। तो सबसे पहले रवि जी हम बात करते हैं पप्पू यादव की। पप्पू यादव ने आज नामांकन कर दिया है, यानी कि पप्पू यादव बागी हो गए हैं। क्या लगता है पप्पू यादव महागठबंधन को नुकसान पहुंचा पाएंगे? देखिए, पप्पू यादव जिस तरह से अपनी माँ शांति प्रिया, पिताजी चंद्र नारायण प्रसाद से आशीर्वाद लेकर के आज जब निकले हैं, तो वह एक पैदल निकले, वह एक अलग समा और जाकर के डीएम रिटर्निंग अफसर के पास जाकर के उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। हुजूम पूर्णिया में उमड़ पड़ा था, वो एक सैलाब कहा जाए तो वह भी कम होगा, वह दिखाई पड़ा। और तमाम हर जात हर वर्ग के लोग थे। आप देखिए कि उसमें मुस्लिम चेहरा कितना था, आप देखिए कि युवाओं का प्रतिनिधित्व कितना था, आप देखिए कि उसमें महिलाएं नहीं ब्राह्मण कितने थे, ब्राह्मणों की भी संख्या, ब्राह्मण पूर्णिया में बहुत हैं समरीन, तो ब्राह्मणों की भी संख्या वहां देखने को मिली। यादव मुस्लिम तो मिले ही मिले, वह तो पप्पू यादव के साथ रहते ही रहते हैं, लेकिन उसके माने सवर्ण समाज का हम बात करें, राजपूत देखिए कितने बड़ी तादाद में राजपूत ब्राह्मण वहां पर आपको दिखाई पड़े। तो वह सब वोट कहाँ से? वह सब एनडीए का ही वोट है ना, वही वोट तो इधर चढ़ेगा पप्पू यादव, महागठबंधन का वोट है जी। तो नहीं, वह जो सवर्ण समाज का वोट, एनडीए का वोट तो था, वह इधर आ रहा है। मुस्लिम का वोट, यादवों का वोट भी तो शिफ्ट हो रहा है, यानी कि महागठबंधन, वही हम करें कि वो महागठबंधन का वोट इधर आ रहा है। तो यह सब जो समीकरण दिखाई पड़ रहा है, बीमा भारती जो है सो इसी तरह से देखिए, गंगोता समाज से बीमा भारती आती हैं जो आरजेडी की पूर्णिया से उम्मीदवार हैं, उनमें और यादवों में 36 का आंकड़ा है। तो यह हम कई दफे कई अवसरों पर बोल चुके हैं। तो ऐसे में यह जो आपको दिखाई पड़ रहा है पप्पू यादव के साथ और सवर्ण समाज का इधर आना, वह डेंट लगता हुआ एनडीए को दिखाई पड़ रहा है समरीन। आज नॉमिनेशन के दिन ही यह दिखाई पड़ा और हम तो कह रहे हैं संतोष कुशवाहा निश्चित रूप से एनडीए के वहाँ उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जो उनके साथ में घूम रहे हैं, उनके कार्यकारी अध्यक्ष जो उनकी पार्टी के कभी जाप के हुआ करते थे, तो वह डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुशवाहा डेंट सिर्फ एनडीए को लगता हुआ दिखाई नहीं पड़ा है, महागठबंधन का भी बड़ा नुकसान हम दोनों आपको समझा दिए, दोनों चीज आपको। अब आप सुनिए, अब आपको और भी हम करके बता देते हैं। मुस्लिम वहाँ 24% है वहाँ की आबादी में, यादव 7% है, उससे अधिक है, कम नहीं है। ये पहले का सर्वे करी हम लोग के पास में जो आंकड़ा जो है, तो दोनों को अगर क्लब कर दीजिए तो 31% होता है। तो 31, तो ये पहले का आंकड़ा बोल रहा है 34, 36 हो तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अब देखिए सवर्ण समाज 11% है, 11% पहले का आंकड़ा है, उसको अगर यदि 16%, 15% कर दिया जाए, और उस 16-15% में से आपको जो समाज का चेहरा दिखाई पड़ा आज के नॉमिनेशन में पप्पू यादव के, वह सवर्ण समाज का बड़ा चेहरा था, जो कि वोट ट्रांसफर
कराने की और करने की कैपेसिटी रखता कैपेसिटी है। रखते हैं, वो लोग जी, थे आज जी, साथ में। जी। तो यह बात को हम बता रहे हैं कि कितना बड़ा झटका, कितना बड़ा जोल्ट होगा एनडीए के लिए और गठबंधन के लिए पूर्णिया सीट पर। यह सोचने और देखने वाली बात है। अच्छा, बीते दिन पप्पू यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी ने, और उस बातचीत के दौरान रवि जी, पप्पू यादव ने कई बड़े और चौंका देने वाले राज खोल दिए थे। साफ साफ पूछ डाला था कि पता नहीं, समझ नहीं आता है कि तेजस्वी को हमसे किस बात की नफरत है, किस बात की दुश्मनी है तेजस्वी यादव को। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बस इसी तरह से पप्पू यादव ने कह दिया था, या फिर आपको भी लगता है कि तेजस्वी को पप्पू यादव नापसंद है, एक आंख सुहाते नहीं? देखिए, पप्पू यादव निश्चित रूप से नापसंद है, इसमें अब कोई गारंटी। नापसंद है, आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं तेजस्वी को नहीं पसंद है पप्पू। एकदम पप्पू पसंद नहीं है। पप्पू अगर पसंद होते तो कल वो किसी भी नॉमिनेशन में अब तक तेजस्वी कहीं नहीं गए। सिर्फ पूर्णिया में जा करके वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? या तो पप्पू से घबराए हुए लोग हैं, अच्छा, कि पप्पू कहीं बड़ा झटका देंगे इंडिया ब्लॉक महागठबंधन को, इसलिए, या फिर यादवों के वोट को शिफ्ट कराने के लिए। अगर यादवों के वोट को बीमा भारती के पक्ष में शिफ्ट कराने या शिफ्ट कराने के चक्कर में, प्रयास में अगर वो गए हैं, तो वह, इसका मतलब राजनीति को वो नहीं समझते हैं। जहाँ तेजस्वी यादव नहीं समझते हैं। बिल्कुल नहीं समझते हैं, या उनके जो दाएं बाएं रहते हैं। चाणक्य के बेटे हैं लालू प्रसाद यादव, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, और आप कह रहे हैं उनके बेटे नहीं समझते देखिए, हैं चाणक्य राजनीति को? चाणक्य कह के चाणक्य को छोटा मत करिए। अच्छा, लालू प्रसाद यादव क्योंकि राजनीति के माहिर खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन चाणक्य नहीं है। चाणक्य होते तो इस तरह से पप्पू यादव पर वह दाव खेलते पूर्णिया लोकसभा सीट पर, लेकिन पप्पू यादव को पर दाव नहीं खेल करके, और गंगोता और यादव में जो पूर्णिया में 36 का आंकड़ा है, उसको वो कैसे पाटेंगे? वो पाटने की कवायद, वो सिर्फ दिखाने की बात है कि तेजस्वी को नॉमिनेशन में भेज दिया गया, किसी नॉमिनेशन में नहीं गए, पप्पू यादव को नॉमिनेशन में गए और उस वोट को ट्रांसफर करा देंगे यहाँ, तो वह होता हुआ दिखेगा ही नहीं। आपने सुना ना कि एयरपोर्ट पर जब पहुंचे तेजस्वी यादव, तो पप्पू यादव को लेकर जब सवाल पूछा गया, बड़ी बात कह दी है रवि जी। देखिए, निश्चित रूप से वो पप्पू यादव के बारे में क्या वो बड़ी बात कहेंगे? साफ कहा कि जो हमारे साथ नहीं, जो हमारे खिलाफ है, वो बीजेपी की एजेंट। बिल्कुल, देखिए, यह तो ये कहने, ये भुलाने के लिए, अपने लोगों को यह बताने के लिए, लेकिन कौन से लोग, किसको बताइएगा? सारे लोग तो जो आप गए वहां पर, तो आपकी सभा में ही पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगे। लग रहे हैं, बिल्कुल, वो उतनी, आप जो जिनके पक्ष आपका मुंह लटक गया, जिनके पक्ष में आप सभा करने गए बीमा भारती की, तो वह तो हम नहीं बोल रहे हैं, वो तस्वीर बयां कर रही है। ये हम लोग बोल थोड़ी ना, तस्वीर उठाइए, देखिए कि रंगभूमि मैदान में जब तेजस्वी सभा कर रहे थे बीमा भारती के पक्ष में कल, तो देखिए किस तरह से पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। यह कौन लगाने वाले? यह यादव ही थे, ये दूसरे लोग नहीं थे। तो यह बात को, इसको समझना पड़ेगा कि वहां पर गंगोता और यादव का वोट नहीं चढ़ता है, तो वो तेजस्वी लाख जतन कर ले तेजस्वी यादव, वो चढ़ेगा, होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा, इसीलिए वो गए हैं, लेकिन वो नहीं चढ़ेगा। कैसे चढ़ेगा? जिसके आज तक लंबे कालखंड से जिसके साथ में 36 का आंकड़ा, वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? लेकिन एक और बात जो पप्पू यादव ने कही, साफ पप्पू यादव ने कहा कि लालू परिवार से हमारे पास कई सारे कॉल आ रहे हैं, यानी कि बड़ी बात कह दी है पप्पू यादव ने। तो क्या लगता है रवि जी, आज नामांकन के लिए जब पप्पू यादव निकले होंगे, तो क्या लालू प्रसाद यादव ने एक फोन घुमाया होगा? क्या कहा होगा पप्पू यादव को लालू जी ने कि रुक जाइए, मत कीजिए नामांकन? नहीं, देखिए, पप्पू इतने, एक चीज समझ लीजिए, राजेश रंजन और पप्पू यादव में इतना कल्चरली वो साउंड हैं और इतने वो संस्कारी हैं कि निश्चित रूप से वो पप्पू यादव ने बात किया होगा लालू प्रसाद यादव नामांकन से पहले आशीर्वाद लेने के लिए, एज ए लालू जी ने फोन उठाया होगा। अब देखिए, अब ये तो हम नहीं कर सकते, ये तो पप्पू यादव ने फोन, निश्चित रूप से वो इतना वो कटियस हैं, अच्छा, इतना कटियस हैं कि अगर पिता तुल्य बता रहे हैं तो पिता वाली इज्जत भी देते हैं। बिल्कुल देंगे वो, उसमें हम कोई इधर उधर भी झोल झाल भी करेगा तो हम मानने को तैयार। उतना कटियस हैं पप्पू यादव के बारे में, जो आप पहले से सोच रखिए कि नहीं पप्पू यादव ऐसे हैं। वो पप्पू यादव का, वह पप्पू यादव और ये पप्पू यादव का ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग हुआ है, आसमान जमीन का अंतर, एकदम जमीन आसमान का अंतर है। उसको कोई माने नहीं माने वो अलग विषय है, और हमको ट्रोल करे, हमको कहे वो अलग विषय है, आपको कहे वो अलग विषय है, लेकिन पप्पू यादव में पूरी तरह से परिवर्तन, वह पप्पू नहीं है, वह सब कुछ बदला हुआ है। इसलिए हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। और देखिए, सब लोग, आरजेडी के लोग घबराए हुए हैं। पप्पू यादव
की कार्यशैली से, जो उनकी यूएसपी है, जो उनके काम और करने की, इसीलिए शायद पप्पू यादव के पास लगातार लालू परिवार का कॉल जा रहा था, जिस बात का जिक्र कर दिया पप्पू यादव ने, निश्चित रूप से कैमरा बोला है। अरे तो बच जाएगा नहीं, जान रहे हैं कि भाई वो लड़ेंगे तो बीमा भारती का वो क्या रिजल्ट होने वाला है। बीमा भारती तो छोड़ दीजिए, बीमा भारती तो अब रेस में वहाँ जो जानकारी छन करके जो लाइव सिटीज के ग्राउंड जीरो से की जो रिपोर्ट आ रही है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से, वह उसमें बीमा भारती है ही नहीं है। वह लड़ाई जो है सो पप्पू बनाम संतोष कुशवाहा है की लड़ाई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम आगे भी जाएंगे। कई सारे नाम है हमारे पास रवि जी। एक नाम है हिना साहब का। हिना साहब ने भी ठोक कर बोल दिया है कि सिवान में हम निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कितना घातक होगा महागठबंधन के लिए? देखिए हिना साहब वहाँ से लड़ेंगी और घातक क्या, बहुत बड़ा माने ये होगा और उसका इम्पैक्ट कई सीटों पर होगा। ये हम कई बार बोल चुके हैं, सब ये इसको छोड़ दीजिए आप। आरजेडी की ओर से वहाँ उम्मीदवार कौन होगा? बिल्कुल यह अपने अभी तक पत्ते नहीं खोले अभी हैं तक आप लोगों ने? पता नहीं चला है। उहापोह की स्थिति है कि कई नाम चल रहे हैं, बिहारी चौधरी होंगे कि टुन्ना पांडे होंगे, पांडे कि यह कौन होंगे, यह अपने आप में माने अजीब सी सस्पेंस है। ये जो आदमी अभी तक तय नहीं कर सका है जो पार्टी, वो क्या हिना साहब के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, ये इस बात को समझिए। और हिना साहब का निर्दलीय बोलना, लड़ना, आगे मैदान में आके डट करके आना, यही अपने आप में स्पष्ट दिखाता है कि क्या आरजेडी की भद कैसे पीटने वाली है। इंडिया अलायंस महागठबंधन जो ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है उसकी क्या हश्र होने वाली है, यह सब दिखाई पड़ रहा है। और अब तो बजाते हिना साहब लालू परिवार के पोल खोलती हुई भी नजर आ रही हैं। निश्चित रूप से अब सब बात बोल रही हैं और वो ऐसे में भद पीट रही है राष्ट्रीय जनता दल की, और सब लोग की सहानुभूति हिना साहब के साथ है कि देखिए जिनके पति ने इतना कुछ किया आरजेडी के लिए, उनके भी ना हुए। आरजेडी को राजद बनाया, हर बुरे वक्त में मजबूती के साथ खड़ा रहा, उसकी पत्नी आज खड़ी है, उसकी पत्नी को जवाब की जरूरत है, तो आप उसे दूरी बना रहे हैं और राजनीति का गणित बता रहे हैं उनको। जिसने गणित बनाया आपको, जिसके पति ने, उसको आप गणित बता, उसी को पाठ पढ़ा रहे हैं, उसी को पाठ पढ़ा। तो यह सब जो है सो, यह तो जनता तो सब देख रही है, जनता मालिक है और जनता ही देखिए निर्णय करेगी इसमें। जिसके पास खुद देखिए आरजेडी के पास खुद के अपने उम्मीदवार नहीं है। आप इस बात को समझिए कि आरजेडी के कौन से अपने उम्मीदवार हैं जो मजबूती के साथ, आप कई लोकसभा क्षेत्र में आप देखिए जो आरजेडी के गठबंधन इंडिया अलायंस के ब्लॉक में जो आरजेडी के पाले में पड़ा, उसमें कई सारे सीटें जो बाहर से बोरो प्लेयर ला करके कुर्ता पैजामा पहनाया और उसको जो है सो टिकट सैंबल दे दिया। इस पर जो है सो चुटकी भी नीरज कुमार एमएलसी जो है सो जेडीयू के प्रवक्ता ले रहे हैं कि पकड़ुआ बिया हो रहा है। वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, वो देखिए लगातार कह रहे हैं नीरज कुमार। क्यों कह रहे हैं? आप ऐसा कर रहे हैं तभी तो कह रहे हैं। पकड़ुआ बिया हो रहा है, एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि बस आइए उधर जो है सो सिंबल लीजिए, जाइए चुनाव लड़िए। तो दूसरी पार्टी से जो आदमी अपने पार्टी के जो आपको पहलवान तक नहीं मिल रहे हैं, पहलवान नहीं मिलने की बात नहीं समरीन। यहाँ पर जो आदमी आपके पार्टी में शुरू से लाठी डंडा खाया उसको आप नहीं दे रहे हैं, बाहर से बोरो प्लेयर को ला करके आप दे रहे हैं, तो यह तो पार्टी के भी कार्यकर्ता मायूस और ठगा सा महसूस करें। देखिए कई और नाम है रवि जी। एक नाम है विनोद यादव का, एक नाम है अशफाक करीम का और एक नाम है सरफराज का। क्या लगता है ये लोग भी मिलकर जो है महागठबंधन को नुकसान पहुंचा देंगे? देखिए अब अररिया सीट की जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जो अब नहीं रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अररिया सीट से वो जीतते रहे थे, तो वो उनके दो बेटे हैं, इसको समझ लीजिए। पहले एक बेटा है शाहनवाज आलम जो एमएलए है अभी, तो वो मंत्री भी थे अभी 17 महीने के कार्यकाल में, जब महागठबंधन की सरकार थी तो वो आपदा मंत्री। तो वो वो चाह रहे हैं कि हम अररिया सीट से लड़ें, और दूसरे हैं सरफराज आलम, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उपचुनाव में जब तस्लीम के निधन के बाद में वही लड़े थे और उपचुनाव में वो जीते थे, तो वो एक हैं। अब दोनों में, अब देखिए दोनों में क्या है, एक जो है सो एक को तेजस्वी चाह रहे हैं, एक को तेजस्वी चाह रहे हैं, एक को लालू चाह रहे हैं। अच्छा, तो यह अब देखिए दोनों को चाह रहे हैं, तो दोनों में 2 मिनट आप दीजिए हमको। तेजस्वी जिनको चाह रहे हैं वह है शाहनवाज आलम, जो उनकी 17 महीने के कार्यकाल में वह मंत्री हुआ करते थे। अब जो लालू जी जिनको चाह रहे हैं सरफराज आलम, वो तस्लीम के समय के काल के हैं, और उस समय जो वो थे तो वो लालू के कार्यकाल में वो हैं, तो वो दोनों में देखिए स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, डिवीजन भी दिखाई पड़ रहा है। तो यह जो है सो कहीं अच्छा है क्या?
या ऐसे में अररिया सीट क्या होगा? अररिया मतलब कि लालू जी भी अड़ गए हैं, तेजस्वी भी अड़ गए हैं, यानी कि बाप बेटे में भी ठन गए। ये जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में तो यही चर्चा है, यही चर्चा है, यही चर्चा है और यही बात उम्मीदवारों को लेकर ठन गई पिता पुत्र में। और यही जो है सो बात दिखाई भी पड़ रही है। ये आप इन लोगों से बात भी करिएगा तो आप जैसे कहीं से आप पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की बड़ी चर्चा है कि देखिए अब क्या होगा। अब इनको एक एमपी जो उनके तस्लीम के बेटे हैं उनको मिलेगा, जो एमएलए सिटिंग एमएलए है उनको मिलेगा अररिया सीट से, तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में यही तो बात की चर्चा है। बिल्कुल, विनोद यादव का जिक्र हमने कर ही लिया, अशफाक करीम का जिक्र कर ही लिया। अब बचा क्या इसमें? बचा क्या जी? अब यही है कि अब जो हुलुक पुलुक करने वाले लोग हैं वो इधर आए, पैजामा कुर्ता पहने और उनको सिंबल मिलेगा, आरजेडी का जाके लड़िए। तो यह सब। एक आखिरी सवाल रवि जी, क्या लगता है जिस तरह की स्थिति दिख रही है, जिस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं, क्या इससे एनडीए को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है? क्या ये तस्वीरें देखकर एनडीए बम बम हो जाएगा? देखिए जो तस्वीर है जी, और अभी तो नरेंद्र मोदी की रैली शुरू भी नहीं हुई, आज से शुरुआत है उसकी जमुई से। अब उसके बाद जो बढ़ेगा, जो इस बार की पिछले बार की तुलना में इस बार जो मैंने पिछले बार कहने का मतलब 2019 में जितनी रैली नरेंद्र मोदी की थी उससे कहीं अधिक रैली इस बार हो रही है। तो अब आप समझ लीजिए कि क्या समा होगा, क्या फिजा होगी चुनाव की, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। और जिस तरह से इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन में आपस में ही खींचतान उठा पटक एक दूसरे को हराने की और जिताने की जो बात हो रही है, तो वह सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और ये लगता है कि जो ये लोग सपना देख रहे थे, सपना ही हम उसको कहेंगे, जीतने की कवायद नहीं थी इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन की, ये लोगों ने सपना जो देख रखा था वह सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। क्या कुछ स्थिति है वो भी हमने आपको बताया है, तफसील से चर्चा की है कि इन बागी नेताओं ने अब क्या मन बना लिया है, और जब मन बना लिया है तो महागठबंधन के लिए ये कितना घातक साबित हो सकता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।